जय हिंद बच्चों। मुझे पता है कि आप लोगों ने थंबनेल को पढ़ा होगा और उसमें एक प्रश्न आया है कि संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था। इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। आप कंटिन्यूस इस वीडियो को देखते रहिए। दरअसल में इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि हम अपनों को जो पत्र लिखते हैं, क्या हम सही तरीके से पत्र लिख पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर वो लेटर होता है जिसको हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, बैंक में लिखते हैं, पुलिस स्टेशन पे लिखते हैं। जो भी ऑफिस संबंधी कार्य होते हैं वो सारे फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं, या फिर एसएलसी के लिए यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। बैंक में भी हम लोग लेटर एप्लीकेशन देते हैं। उसका उद्देश्य होता है टू ओपन एन अकाउंट, यानी कि खाता खुलवाने के लिए, या फिर खाता को लिंक कराने के लिए, या फिर खाता में मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए। बहुत सारे कारणों से हम लोग समय समय पर एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में टू लॉज ए कंप्लेन यानी या एक कंप्लेन को दर्ज करने के लिए लिखते हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बताना है कि सीबीएसई ने लेटर के पैटर्न में क्या परिवर्तन किया है, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या हम सही तरीके से पत्र लिख सकते हैं, पत्र लिखने का फॉर्मेट क्या है और सीबीएसई ने क्या चेंज किया है। तो चलिए, यहाँ तो हमने देख लिया कि लेटर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वन इज फॉर्मल लेटर एंड अनदर इज इनफॉर्मल लेटर। यानी कि एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। तो फॉर्मल लेटर के बारे में हमने देख लिया कि ये ऑफिशियल लेटर होता है, और इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है कि ये हम लोग अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने सगे संबंधी को लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं, अपने भाई बंधु को लिखते हैं। ये सारे लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब ये लेटर क्यों लिखे जाते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि हमारे मन में कोई आइडिया होता है एंड वी वांट टू डिस्कस दैट आइडिया टू आवर रिलेटिव और पेरेंट्स और वॉट एवर। तो जिससे भी हम अपने आइडिया को डिस्कस करना चाहते हैं उनके लिए हमें लेटर लिखते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर हम कहीं घूमने गए हैं, हमने कोई काम किया है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है और हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इसलिए भी हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं। तीसरी बात है कि अगर यदि हमारे घर में कोई फंक्शन है एंड वी वांट टू इनवाइट देम, अगर यदि हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं तो इस स्थिति में भी हम फॉर्मल लेटर अपने सगे संबंधी, रिलेटिव और दोस्त को लिखते हैं। एक कारण और है कि हम उनसे संपर्क में बने रहना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों का एहसास कराते रहना चाहते हैं, तो उनके संपर्क में हम बने रहें, इसके लिए हम उनको फॉर्मल लेटर लिखते हैं, क्षमा कीजिए, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। अब क्या होता है, यहाँ तो हमने देख लिया कि एक हो गया फॉर्मल लेटर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है इनवेलप की, यानी लिफाफे में कैसे पता लिखा जाए। लिफाफे में कैसे पता लिखा जाए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने इनवेलप। इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। तो लिफाफे में हमको पत्र लिखना है, तो आप देखिए कि बाएं साइड फ्रॉम लिखा जाता है यानी भेजने वाले का पता, और दाएं साइड पाने वाले का पता होता है। अब आप कहेंगे कि अगर हमने दाएं साइड फ्रॉम लिख दिया और बाएं साइड टू लिख दिया, यानी कि पाने वाले का एड्रेस हमने बाएं तरफ लिख दिया और भेजने वाले का एड्रेस हमने दाएं तरफ लिख दिया, तो क्या होगा। टू का मतलब तो यही होता है कि जिसको मिलना चाहिए, और फ्रॉम का मतलब तो ये होता है जिसको भेजना चाहिए। क्या डाकिया नहीं पढ़ सकता है? डाकिया का इतना पढ़ा लिखा नहीं है बच्चों, डाकिया बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन होता है क्या कि मान लीजिए कि दिस इज एन इनवेलप, ये एक इनवेलप है, और छांटने वाले लेटर को इस प्रकार पकड़ते हैं, छांटने वाले लेटर को इस प्रकार पकड़ते हैं। फिर क्या होता है कि वो इस भाग को देखते हैं, और ये एक पैटर्न बना हुआ है, एक नमूना बना हुआ है कि जब भी देखेंगे तो वो इसी भाग को देखेंगे। अब फर्ज कीजिए कि भले ही टू यहाँ लिखा है और फ्रॉम यहाँ लिखा है, उसके बावजूद उनकी निगाह इस पे जाती है, तो उनको लगेगा कि ये ही है भेजने वाला, जबकि आपने यहाँ पे आपने भेजने वाले का पता लिखा है और ये स्थान है होता है पाने वाले का। जब वो ऐसे देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये स्थान है पाने वाले का और यहाँ पे पाने वाले का पता लिखा है, जबकि वास्तव में आपने यहाँ भेजने वाले का पता लिखा है। एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरे एक मित्र ने ऐसी गलती कर दी थी। इस स्थान पे जो पाने वाले का पता होना चाहिए था, उन्होंने भेजने वाले का पता लिख दिया, उन्होंने अपना पता लिख दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि वो लेटर घूम फिर के उन्हीं के पास आ गया, क्योंकि वहाँ पे धोखा हो गया उनसे। क्योंकि ये स्थान होता है पाने वाले का जिसको मिलना चाहिए, और इस स्थान पे लिखा गया भेजने वाले का पता, जिसके कारण उनको ये लेटर वापस फिर घूम कर आ गया। तो हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमेशा इस जगह पर भेजने वाले का नाम, क्षमा कीजिए, इस जगह पर पाने वाले का नाम और इस जगह पर भेजने वाले का नाम होगा। देखिए टू यानी जिसको लेटर मिलना चाहिए, और फ्रॉम जिस लेटर को भेजा है।
हमने इनवेलप के फॉर्मेट को भी देख लिया। यहाँ पर पाने वाले का पता और यहाँ पे भेजने वाले का पता देना है। देखिए बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मल लेटर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा देखिए कि लेफ्ट अलाइन लिखा हुआ है, यानी कि सारे के सारे आपको बाईं तरफ एक लाइन से लिखना है। ऐसा नहीं कुछ इधर लिख दिए, कुछ इधर लिख दिए, कुछ इधर लिख दिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी नया पैटर्न आया। और इसमें क्या करना है कि सारे के सारे एक लाइन में सीधा सीधा रहेगा, सारे के सारे लेफ्ट अलाइन रहेंगे, यानी एक तरफ रहेंगे। ठीक है, अब देखिए कि फॉर्मल लेटर हमेशा एक डेसिग्नेशन को लिखते हैं, यानी एक पद को लिखा जाता है, ना किसी एक खास व्यक्ति को। सपोज जैसे मैंने एक चिट्ठी लिखा है, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है, एक आवेदन पत्र लिखा है किसी स्कूल के हेडमास्टर को, तो मैंने हेडमास्टर को लिखा है। अब क्या होता है कि मैंने उनको लेटर लिखा है, मैंने उनसे कुछ डिमांड की, कुछ मांग की है। कुछ दिनों के पश्चात क्या होता है कि वो हेडमास्टर किसी बाहरी काम से, ऑफिशियल काम से कहीं दूसरी जगह वो चले जाते हैं। अब उनके स्थान पे कोई दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं, उनका पद थाम लेते हैं, अब हेडमास्टर वो हो जाते हैं। लिखित रूप में उनको प्रभार दे दिया जाता है और अब दूसरे व्यक्ति हेडमास्टर बन जाते हैं। तो अब मेरा यह जो एप्लीकेशन है वो पहले वाले हेडमास्टर के लिए ना होकर ये दूसरे वाले हेडमास्टर के लिए हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक पद को लिखते हैं कि मैंने दरख्वास्त की थी उस विद्यालय के उस प्रधानाध्यापक के लिए। अब क्या हो गया है कि चूंकि वह व्यक्ति, पहले वाले व्यक्ति जा चुके हैं, लेकिन अब जो नए व्यक्ति आए, अब जो दूसरे व्यक्ति आए, अब वो प्रधानाध्यापक है, इसलिए अब इस लेटर की जिम्मेवारी, इस लेटर का कारोबार देखना अब उनकी जिम्मेवारी, उनका काम है। तो हमेशा याद रखिए कि फॉर्मल लेटर किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक पद के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी वीडियो साहब को एक एप्लीकेशन लिखते हैं, अगर वीडियो साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है, नए वीडियो साहब आ जाते हैं, तो अब उस एप्लीकेशन का काम वो दूसरे वीडियो साहब देखेंगे। ठीक है, फिर हमने लिखा हुआ है कि इट इज़ रिटन टू ए डेजिग्नेशन, एक पद को लिखा जाता है, नॉट टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक नमूना दिया हुआ है। एग्जाम में अगर यदि आप इस प्रकार फॉलो भी कर देंगे और उसके बॉडी को आप नहीं लिखेंगे, तब भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर यदि आप कुछ लिखेंगे नहीं तो क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, जिसने पत्र भेजा हुआ है पहले उसका एड्रेस होगा। अगर आप किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले, या लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आपका एड्रेस होगा। फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़कर टू लिखिए, उसके नीचे रिसीवर का नाम लिखिए, जैसे टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, टू बैंक मैनेजर, टू द बैंक ब्रांच मैनेजर, टू जिनका भी आपको लिखना है उनको लिखिए। फिर उनके बाद उसका ऑफिस का एड्रेस दीजिए जहाँ वो काम करते हैं। अगर मैंने लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर ब्रांच कहाँ है उनका। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे भागलपुर में कई सारे ब्रांच है, आप किस ब्रांच में लिख रहे हैं, तो इसलिए ऑफिस का एड्रेस देना जरूरी है। इसके बाद आती है सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है अभिवादन करना, रेस्पेक्ट करना। तो रेस्पेक्ट करने के लिए आप डियर सर, डियर मैडम लिख सकते हैं। डियर सर और डियर मैडम लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सर अपने आप में एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल वर्ड है। तो अगर आप सर लिखते हैं, उसके बाद अगर आप रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं तो ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। अगर जिनको ज्ञान होगा उनको पता होगा कि रेस्पेक्टेड सर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। सर लिखे तो सर अपने आप में ही एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल वर्ड है, तो आप इसलिए डियर सर या डियर मैडम लिख सकते हैं। अगर आपको यह पता नहीं कि वहाँ पे काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं वो मैडम है कि सर है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं तो अभी आप सर देंगे तो चलेगा, क्योंकि आप एक डेसिग्नेशन को लिखते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हमारे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी तो उनको कहा जाता था मिस्टर प्रेसिडेंट, मिसेज प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता था, क्योंकि प्रेसिडेंट एक पद है और पद हमेशा पुल्लिंग होता है। इसलिए आप डियर सर आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके पश्चात बारी आती है सब्जेक्ट की। देखिए, पहले सब्जेक्ट पहले लिखा जाता था, सैल्यूटेशन के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था, लेकिन 2 साल पहले सीबीएसई ने कुछ चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है कि अब सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखते थे कि हाँ मेरे साथ ये समस्या है, किस संबंध में एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब सैल्यूटेशन ऊपर लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट नीचे लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट कितना बड़ा हो तो सब्जेक्ट कम से कम 4 शब्दों में आ जाए, अधिक से अधिक 8 शब्द में जाए, लेकिन अब इससे अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है बॉडी की, कि आप इस एप्लीकेशन में क्या लिखने जा रहे हैं। तो इसको 3 पैराग्राफ में बांट दीजिए। पहला ग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं इस जगह से रहता हूँ, मैं इस क्लास से कुछ भी आप लिखिए, पहले बारे में अपने बारे में डिटेल लिखिए।
दूसरे पैराग्राफ में बताइए कि आपको क्या समस्या है, कि हाँ मैं खाता खुलवाना चाहता हूँ, मेरा मोबाइल खो गया, मेरा आधार लिंक कीजिए। जो भी समस्या है दूसरे पैराग्राफ में उस समस्या का जिक्र कीजिए, और तीसरे पैराग्राफ में अपना कंक्लूजन, अपने विचार, अपने आइडिया दीजिए। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दूसरे पैराग्राफ में सब्जेक्ट मैटर लिखिए जो डिटेल में हो, मेन कंटेंट आपका हो। तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन बताइए, सजेशन बताइए, और अगर यदि सॉल्यूशन बताइए, कुछ आइडिया है तो आप वो दीजिए। अब बारी आती है सब्सक्रिप्शन की। इसमें लिखिए योर फैक्टफुल्ली, आपका विश्वासी। अगर आप किसी स्कूल में लिख रहे हैं, आप उस स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे लिखिए योर ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी। इसके बाद अपना सिग्नेचर कीजिए। सिग्नेचर करने के पश्चात अपना पूरा नाम लिखिए और उस नाम को ब्रैकेट में कर दीजिए। अच्छा, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट को आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मल लेटर पूरा होता है। अब बारी आती है इनफॉर्मल लेटर की। तो इसका भी पैटर्न वही रहेगा, सारे के सारे लेफ्ट अलाइन रहेंगे, यानी कि सारे के सारे बाएं तरफ रहेंगे। तो पहले आपका एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, फिर तारीख लिख देंगे। पूछिए कि इसमें तारीख की क्या जरूरत है। तारीख की जरूरत है बच्चों को, इसलिए जरूरत है कि एक लेटर को पहुंचने में कितना समय लगना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए ना। अगर यदि एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर पहुंचने में 6 महीना लगता है तो इसकी गलती है, डाक विभाग की गलती है, तो इसलिए तारीख भी मेंशन करना जरूरी होता है। दूसरी बात है कि आप सैल्यूटेशन दीजिए। तो सैल्यूटेशन में क्या करना है, डियर पापा, डियर माँ, डियर अंकल, डियर आंटी, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर, आप डियर सबके साथ लगा सकते हैं, इसलिए मैंने ऑल लिख दिया है। तो आप सभी के साथ डियर लगा सकते हैं। फिर बारी आती है बॉडी की। आपको जो भी कहना है, जो भी लिखना है, सारी बात इस बॉडी में लिख दीजिए। फिर सब्सक्रिप्शन, क्या लिखना है सब्सक्रिप्शन में? अगर यदि आप अपने परिवार में लिख रहे हैं तो लिखिए योर लविंगली। अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो योर लविंग फ्रेंड लिख दीजिए। और अगर आप किसी परिचित व्यक्ति को लिख रहे हैं तो लिखिए योर फेथफुल्ली। जिसके साथ आप कोई अपना सामाजिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहते वहाँ पर फेथफुल्ली लिखकर अपना काम चला दीजिए। फिर उसके बाद सिग्नेचर कीजिए, फिर नाम लिखिए और नाम को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। तो इस प्रकार हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ए पिकनिक, यानी कि एक पिकनिक। ये चैप्टर नंबर 12 है, बुक का नाम ब्लोजम है, पार्ट 3 है, क्लास 3 का, पेज नंबर 61, ठीक है। तो चूंकि इस लेटर का फॉर्मेट पुराना है, ये ओल्ड फॉर्मेट में है, लेकिन मैंने आपको न्यू फॉर्मेट में बताया है, आप समझ जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। देखिए, ये राइट अलाइंड है और 1 अगस्त 2010 ये भी राइट अलाइंड है। ये दोनों उठकर यहाँ चले जाएंगे और सभी एक सीधे में रहेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है बिहार शरीफ, फिर 1 अगस्त 2010, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डियर अनवर, यानी प्रिय अनवर, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मैंने तुम्हारा पत्र प्राप्त किया, या मैंने आपका पत्र प्राप्त किया। तो आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मुझे खेद है। आई कुड नॉट रिप्लाई सूनर, मुझे दुख है कि मैं आपको जल्दी से आपको रिप्लाई नहीं कर सकी, मैं आपको जल्दी जवाब नहीं दे सकी। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, यानी कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी, वेंट ऑन पिकनिक पर गए थे एट कोलकाता, वो लोग कोलकाता गए थे, पिकनिक पर गए थे। वी सैंग ए सॉन्ग ऑन आवर वे, यानी कि हमारे रास्ते में हम लोगों ने गाने गाए। वी लेफ्ट मतलब लीव, लेफ्ट यानी छोड़ा। आवर बस एट सम डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पे हमने बस छोड़ दिया। फ्रॉम द वाटरफॉल, यानी कि जहाँ पे वाटरफॉल था, जहाँ पे प्रपात था, जल प्रपात था, हमने वहाँ पे बस छोड़ दिया। अब देखिए, वी वेंट नियर इट, और हम लोग, यानी कि बस को छोड़ने के पश्चात वी वेंट नियर इट, और फिर हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक पहुंच गए। वी एंजॉयड मतलब मजा लिया, मस्ती किया, मौज किया, आनंद लिया। वी एंजॉयड बाथिंग इन फॉल, यानी कि हमने जलप्रपात में नहाने का आनंद लिया। देन वी वेंट टू सी, तब हम लोग देखने गए। द सराउंडिंग्स, यानी परिवेश, हमारे वहाँ के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग देखने गए कि वहाँ का माहौल कैसा है, परिवेश कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी है। वी वेंट इनटू जंगल, फिर हम लोग जंगल में चले गए। देखिए, वुड माने होती है लकड़ी, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। अगर यदि वुड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप जंगल समझेंगे। वी वेंट इनटू जंगल, यानी कि हम लोग फिर जंगल में घुस गए। द साइट वॉज ब्यूटीफुल, यानी जंगल का जो दृश्य था, द साइट ऑफ द जंगल वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था, मनोरम था। सम स्टूडेंट्स क्लाइंब
ऑन द रॉक्स, रॉक्स मतलब चट्टान, ऑन द रॉक्स मतलब चट्टान पर कुछ विद्यार्थियों ने चट्टानों पर चढ़े, कुछ विद्यार्थी चट्टान पर चढ़े। इन द जंगल यानी जंगल में, आई फाउंड ए पीकॉक्स फीडर, मैंने एक मोर का पंख पाया। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड मतलब पाना, तो मैंने एक मोर का पंख पाया। एंड शाइनिंग स्टोन्स, और चमकदार पत्थर भी पाए। एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सी दूसरी चीज़ें पाई। इसका मतलब था कि उस जंगल में मोर भी होगा। तो ये जो सेंडर है, ये जो लेटर लिख रही है, इसने लिखा है कि जंगल में उसे मोर का पंख मिला, ब्यूटीफुल पंख मिला, और चमकते हुए पत्थर मिले, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिली। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, दोज थिंग्स व्हेन यू कम हेयर, और वो सभी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगी कब, व्हेन यू कम हेयर, जब तुम यहाँ आते हो तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। रेस्ट इज ओके, यानी बाकी सब ठीक है। कॉन्वे यानी पहुंचाइए इस संदेश को, माई रिगार्ड्स, और इस मेरे सम्मान को, मेरे आदर को पहुंचाइए टू अंकल एंड आंटी, यानी कि चाचा और चाची को मेरा आप नमस्ते या प्रणाम कहिएगा। विद लव यानी प्रेम के साथ, सलमा। तो यहाँ सलमा लिख रही है। अगर यदि यही नया पैटर्न में होता तो विद लव भी इधर लिखा रहता, सलमा भी इधर लिखा रहता, और साथ ही साथ यहाँ भी एड्रेस भी यहाँ पे रहता और डेट भी यहाँ रहता। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा ये लेटर आज का पूरा होता है। तो आज के लेटर में हमने सीखा कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर में क्या अंतर है, सीबीएसई ने क्या परिवर्तन किया है, और आप जो थंबनेल में देख रहे होंगे, आपका जो ये प्रश्न है कि संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र किसने लिखा था, तो बच्चों इसका आंसर है कि संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र द्वापर युग में रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा था। धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।